अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है मुस्तफ़ा खान और आज कॉलर्स डे है। हमारे नंबर्स हैं 0213-233-0927 और 27 की जगह आप 28 और 29 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर हैं शम्सुज़्ज़ोहा ज़ुबैरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। हेलो जी 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 सर, जी आपकी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। सबसे पहले तो मैं वसीतुल्लाह खान साहब का, शाहरियार दुरानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल अपने प्रोग्राम में ईओबीआई के डायरेक्टर जनरल साहब को बुलाया और हमारा मुकदमा उनके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ अर्ज करूंगा कि वसीतुल्लाह खान साहब के बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट इनकम उनकी कितनी होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक 40 अरब रुपया उनका कंट्रीब्यूशन में जमा होता है और 60 अरब से ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, यानी उनकी जो इनकम है वो 100 अरब से ज्यादा है। जबकि वो कहते हैं कि 62 अरब का जो खर्चा है हमारा पेंशन का, वो हम पर बोझ है। तो ये उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी आपके साथ हमारे साथ ज्यादती की है कि वो बता देते कि उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है। एक चीज और उन्होंने कही कि जी जिसने हमसे पूछा हमने उनको बताया, हमने बार बार पूछा, राइटिंग में भेजा, उन्होंने हमें नहीं बताया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है, किस रेट पे की हुई है। तो ये थोड़ी सी शेख साहब ने मेरे ख्याल में शायद उन्होंने स्टील किया ये बताने पे और कॉन्फिडेंशियल रखा इस चीज को। लेकिन मैं अब दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम में से हमारे एफवा के चेयरमैन को भी अपने प्रोग्राम में इसी तरह बुलाएं ताकि हम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें इस बारे में। ठीक है सर, ठीक है। कामरान अली शेख हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। हेलो। चांद पे जाके उन्होंने तो अलम गाड़ दिए और मुँह चरख गुब्बारे भी ना छोड़े हमने। बैठे इस फिक्र इकबाल को दोहराते रहे कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पाकिस्तान के अंदर जो है बिजली की कीमतें चांद पर पहुंच गई हैं। बिल्कुल। और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आज भी 2 लोगों ने खुदकुशी की। एक ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली अपने आप को, एक ने खन्ना पुल से छलांग लगा के अपने आप को जो वो खुदकुशी कर ली। और कराची के अंदर जो है वो ये हाल है कि इलेक्ट्रिक कैमले की जो है लोग धुलाई कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे हुए हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो पता नहीं कहाँ सो रही है। दोनों पार्टियां जो है जिन्होंने इक़्तिदार के संभाले रखा 30 साल तक, और सारे डिक्टेटर मजे कर रहे हैं वहाँ यूरोप में जाके, कोई अमेरिका में जाके मजे कर रहा है, और ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो जहन्नुम के अंदर है। और यानी लोग जो है वो अपना खाना पीना भी पूरा नहीं कर सक रहे हैं। उनको बिजली के बिल 30-30 हज़ार रुपए के भेजे जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, होश के नाखून लें इससे पहले कि ये आग इनके घर तक पहुंच जाए। शुक्रिया। नहीं, जब आग घर तक पहुंचेगी तो वो यूरोप कट जाएंगे। क्यों? ऐसा ही है, हम भी कटते हैं। तो ये जो मुज़ाहमत दिखाई जा रही है सही है। मतलब पानी जो है जब सर तक आ जाता है तो आदमी बचाव के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मारता है। तो चलें बिजली के बहाने सही। के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बुरा हो रहा है बेचारों के साथ। हाँ, हालांकि उनका कोई उनका तो कोई बल्कि लेकिन आवाम के हाथ वही चढ़ते हैं। वो यही है ना, यही है। अच्छा, ये तो देखें 2 चीज़ें हैं ना यहाँ पे। एक तो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ना, बिल जला रहे हैं हम नहीं देंगे, और फिर ऑब्वियसली ज़ाहिर है खुदकुशियाँ, ठीक है। फिर एक होता है कि जहाँ पर लोग वैसे ही इलीगल ले रहे होते हैं, एक और बहाना मिल जाता है। तो अगर के का अमला जाएगा और बेचारा वो भी उतना ही सताया होगा बिजली के बिल से जितने बाकी आवाम है, तो फिर उन पर धुलाई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लाइन लॉसेस का कुछ नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा, जो वाजिबुल अदा अरबों रुपए हैं बड़े बड़े इदारों पे, उनकी ज़रूरत नहीं है कि उन्हें हाथ डाल सकें और उनसे वो रिकवरी कर सकें। तो ले दे के यही बचते हैं जिन पे कि उनका बस चलता है। मुझे याद है एक दफ़ा, कई अब तो दहाइयाँ गुजर गई हैं, एक बंदे से बात हो रही थी यही अकाउंटेबिलिटी और यही जो आप बात कर रहे हैं ना, इतने बिल देने हैं उतने बिल देने हैं। उसने कहा कि यार जो सबसे जो बड़ी गलती करते हैं ना लोग, होते हैं कि छोटी चोरी करते हैं। लाखों की, उन दिनों में तो लाख भी काफ़ी रकम थी। करना है ना यार, करोड़ों की करो।
ताकि जिन जिन लोगों को आपने अदा करते हैं ना, वो हाथ जोड़ के आपके सामने आए कि यार चलो आधा दे दो। अच्छा, ये भी स्टडी करनी चाहिए हमें कि 100 रुपये की बिजली अगर मैं जलाता हूँ तो उस पर 100 रुपये टैक्स देता हूँ मैं, यानी 200 रुपये मुझसे लिए जाते हैं 100 रुपये की बिजली के बदले। तो ये किसी और मुल्क में भी होता है या सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है? लंबा कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन निकालना पड़ेगा ही। निकालते हैं। बदर मुनीर साहब, राहील अशर, हाँ राहील, सॉरी जी, राहील अशर कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज एक न्यूज़ चल रही थी, उस हवाले से पूछूंगा जी। बिल आखिर मियां नवाज शरीफ की डेट आई है 15 अक्टूबर को, यार रहने दे, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये रहने दो यार, बॉस देके बात सुने यार। नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए। अच्छा चले। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि भाई आप लोग माशाल्लाह तजर्बेकार लोग हैं, वसतुल्लाह साहब का तो माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है इस फील्ड के अंदर। मुझे पता है मियां साहब के पास कोई जादू की छड़ी है कि 3 दफा वज़ीर आज़म बन गए, 2 दफा जेल से, 1 दफा सऊदी अरब चले गए, 1 दफा इंग्लैंड चले गए, 6 आर्मी चीफ उनकी मर्जी से लग गए। अब सुनने में आ रहा है कि जी वो आएंगे, केसेस जैसे पहले खत्म हुए फिर खत्म हो जाएंगे, फिर वो 4थी दफा फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने की ये जो आजकल बातें चल रही हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ ये भी है कि अल्लाह करे कोई उनके पास ऐसी जादू की छड़ी हो कि जो हमारी मईशत का हाल हुआ है, जिसमें कि ये महंगाई का तूफान ही, महंगाई का सुनामी है। जैसे अभी कामरान अली साहब बिजली के बिल की बात कर रहे थे, आप हर चीज उठा के देख लीजिए, कॉमन मैन की जो है पहुंच से दूर होती गई है। तो मेरा तो यही आज है कि जी दुआ करते हैं कोई जादू की छड़ी है उनके पास, जिस तरह वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इस दफा भी वो कोई जादू की छड़ी लेके आए कि इस मुल्क में महंगाई का तूफान तो खत्म कर सकें जी। सही, कोई जादू की छड़ी हो सकता है? नहीं, जादू मियाँ साहब की इंतहाई खुशकिस्मत आदमी है, जितनी भी इन्होंने उनकी कामयाबी गिनवाई पाकिस्तान के किसी और वज़ीर आज़म तो सबसे बड़ी कामयाबी है, हिस्से में नहीं आई है। उसी चक्कर में फिर 3 दफ़ा इख्तदार भी उनका गया है। तो वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सियासतदान जो कन्विक्ट हुए हैं वो वापस आए हैं और फिर बहाल हो गए हैं। मुझे याद है कि मुर्तज़ा भुट्टो साहब पे केसेस थे, वो आए और उन्हें नज़रबंद किया गया और उसके बाद फिर वो बारी बारी क्लियर हुए केसेस। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि उन पे तो बगावत का बाकायदा मुकदमा था कि हम जो हैं टैंकों पे चढ़ के पाकिस्तान आएंगे काबुल से, ये था। लेकिन बहरहाल फिर वो तोड़बट्टा हो गया तो वो आ गए, अलामती तौर पे जेल में रहे, फिर रफ्ता रफ्ता उनके भी केसेस ख़त्म हो गए। तो एक अंडरस्टैंडिंग सी होती है कि भाई कानून का सामना करें आप, आखिर जाहिर है कानून है यार, कानून। हाँ, तो मुझे लगता है मियाँ साहब आएंगे सीधे और उन्हें जेल ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर ये है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक ये बात है ना राहील भाई, अक्टूबर, पहले हम सितंबर सुन रहे थे, उससे पहले पता नहीं क्या सुन रहे थे। जब पहुंचेंगे तो देखेंगे यार, मुझे पता है आप भी जाएं तो फिर यही एक आप आ जाए तो फिर SOP यही है, SOP यही है। बदर मुनीर साहब हैं लिया से। और बदर साहब, सबसे पहले तो बॉस आप इस हालत में दोबारा टीवी देख रहे हैं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? आज सर आप सुनाएं, आपका कैसा चल रहा है? हमारी तो उसी से गुजर रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो रही है। पता चला है कि खान साहब, वसतुल्लाह खान साहब इस्लामाबाद सैटरडे संडे आते हैं, तो बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे हैं। वैसे मुलाकातें तो बीमार कह रहे हैं, तीमारदारी के लिए आ जाए, बातें तो हम और करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड जो हम चैनल पे नहीं कर सकते। अगर फुर्सत मिले खान साहब को तो 2 मिनट के लिए मुलाकात कर लीजिएगा। मैं एड्रेस इंशाल्लाह अगली दफा जब भी आएंगे, मेहरबानी हो, मैं तो कोई जाता नहीं हूँ। सही है, यही रिक्वेस्ट करनी। ठीक है सर बदर साहब, बस अपना ख्याल रखें। और टीवी कब देखें? हाँ, टीवी कम देखें, टीवी कम देखें। असगर अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। जी सर। मैं खान साहब आपका और जैन साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने UOB का केस जो और उनके डायरेक्टर साहब को बुलाया, तो तशददी रहेगी मगर चलो फिर भी आपने काम कर दिया। और आपके कहने के अलावा किसी ने आज तक किसी हम गरीबों का UP वालों का केस नहीं लड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू। और एक पहले दूसरी बात करने से कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट को फाइनेंशियली जो खर्च कर रही है पंजाब गवर्नमेंट ने जो गाड़ियाँ दी है एसी और पीसी के लिए, इसका कोई ऐसा किया जा सकता है कि अभी पूछेंगे आपको कितने पाँच करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी आपने, और जबकि IMF से हमने लोन लिया है। शुक्रिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गाड़ियाँ खरीदी हैं करोड़ों रुपए की, IMF का लोन था, उसके बाद ये है। तो हलवाई की दुकान और दादाजी की फातिहा तो आपने सुना होगा। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, उसके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, खर्च कर दिया तो कर दिया। और मेरा ख्याल है ये इनसे पहले ही हो गया था ये यार, ये जो ये अगर उसके बाद कुछ का कोई इशू हुआ वो मुझे नहीं याद। जिला इंतजामिया को जो गाड़ियाँ दी ये तो नहीं, वो निगरान पंजाब हुकूमत भी तो कोई मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 साल से यार, ये तो हम भूल ही गए कि पंजाब में भी निगरान हुकूमत। हाँ, पंजाब में तो कब से निगरान है, कब से निगरान है। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी, आइन के मुताबिक जो डेट है ना इलेक्शन की, सर आइन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पहली बार पाकिस्तान में होने वाला है ये एक मौजूदा। तो बार ये जुमला हमने बोला, सुन तो लो। एक मौजूदा तो ये हुआ था पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री में, जो सिर्फ पाकिस्तान में हुआ कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी से भाग गई, ये तो आपको पता ही है, 71 में हुआ। दूसरा ये हुआ कि यहाँ ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, मुझे ख़तरा ये है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। आई थिंक है, ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। मतलब कोई बात नहीं, इसी तरह के रिकॉर्ड बनाते जाएं। जी सर। कौन? नदीम शेख, कराची से। नदीम शेख साहब, नदीम साहब जी। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि केलेक्ट के हवाले से जो भी बात तमाम लोग कर रहे हैं, उसमें मेरी भी आपसे गुजारिश यही है कि इसमें जो जजेस साहिबान हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे के जो तमाम लोग हैं जो पॉलिटिकल उसमें हैं, वो लोग इस हवाले से अपने बिल माफ़ करा देते हैं या उनको स्टेशना हासिल है बिल से। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप उनसे कम से कम इस हवाले से बात करें कि आवाम के ऊपर तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, उनका रिलीफ खत्म किया जाए ताकि उनके वो जितने के इलेक्ट्रिक यूनिट इस्तेमाल करने हैं मुफ्त के अंदर, उससे आपने खुद देखा कि गरीब आवाम जो है ना, उनकी मुद में हमें पैसे भरने पड़ते हैं। तो हम और पूरी आवाम जो है ना बेहद परेशान है। लेकिन जज साहिबान हो, आर्मी के लोग हों, जो भी जिनको फ्री मिल रही है, उनसे खुदा के लिए चीजें मतलब उनको रिवर्ट की जाए। उनके पास कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 100% बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। क्यों है भाई? अच्छा, ये तो एक सॉरी आपने अभी जो कहा था ना, ये बिजली के बिल और टैक्स वाली बात, इसके साथ एक और रिसर्च पॉइंट हमें मेरे ख्याल शामिल करना चाहिए कि किन किन को मुफ्त में बिजली मिलती है और क्यों। उन तमाम को मुफ्त बिजली मिल रही है जो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, और जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खुदकुशी का रस्सा। अच्छा, इसको पाकिस्तान की इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। हाँ। अब लोग कहेंगे कि यार अब देखो आप लोग हंस रहे हैं, इतनी लोगों को मुश्किल है। टारगेट पब्लिक, हम हंसे नहीं तो क्या करेंगे? टारगेट पब्लिक है। सर मारे अपना इस टेबल में, टेबल टूट जाएगी, बजट नहीं है इसको। मैंने हंसना तो बस में है ना, हंसना तो बनता है यार, अब इतना नहीं कर सकते क्या। डॉक्टर हाशिम है सरगोदा से। जी, अस्सलाम डॉक्टर साहब। हेलो 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 जी डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो सर, अगर आपका टीवी ऑन है तो बंद कर दे डॉक्टर साहब। नहीं, वो टीवी ऑन नहीं, आवाज हो सकता है कि टीवी ऑन है। आवाज बिल्कुल बंद है। जी सर। जी जी, मैं बता रहा हूँ जी, मैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर। जी जी। तो सरगोदा मेडिकल कॉलेज जो था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था सरगोदा यूनिवर्सिटी का। आपको तो वो उसको 2021 के सितंबर 31 को एक ऑर्डर के तहत थ्रू उन्होंने सिंडिकेट ले लिया। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको ले लिया एज आ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने बनाया था, उसको चलाया था सारा कुछ, तो उन्होंने ले लिया इन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने कहा कि पूरा कॉलेज अब्जॉर्ब हो जाएगा पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में, और उसकी जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्टी प्रोफेसर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जो 80 के करीब लोग हैं डेमोस्ट्रेटर्स, वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इनको अब जब पूरा कॉलेज पंजाब गवर्नमेंट ने ले लिया, और इसके साथ गुजरात मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, जो कि था गुजरात का। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया, जब उसका फाइनेंशियल कंट्रोल ले लिया, फैकल्टी की एब्जॉर्प्शन उसके साथ थी, तो फाइनली जो मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ,
एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे। तो उनसे कहा गया कि अब आपकी जरूरत है, अगर आपने ज्वाइन करना है पंजाब गवर्नमेंट को तो आप नए तरह से पब्लिसिटी कमीशन दें, या आप एज एन अनॉमली पंजाब गवर्नमेंट को एज ए यूनिवर्सिटी कैडर। तो इससे सर बड़ी ज्यादा पैनिक है सब मिनट्स में। आप चाह क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं? सर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग वहाँ पे एक आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी समझ नहीं आ रही सर। डॉक्टर साहब एक बार फिर ट्राई करें, अगर मुख्तसर आप बता सकें कि आपकी। जी हेलो, ठीक है जी आप बोले सर। हाँ जी, वो फैकल्टी को विद सीनियरिटी उसमें अब्जॉर्ब किया जाए और हमारी सर्विसेज को बचाया जाए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने अगर कॉलेज लिया है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया है, उसका फाइनेंशियल कंट्रोल दिया है, तो वो हमें फिर फैकल्टी को भी जो उसका अमला है ओके, और जो डॉक्टर फैकल्टी उनको भी लिया जाए। ठीक है सिर्फ कॉलेज को कंट्रोल में लिया है, बाकी लोग जो हैं लोगों को भी तो ओन करो ना। यही ऐसा ही है। नहीं बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जायज बात है आपकी। नकवी साहब कोई तवज्जो करें, चीफ मिनिस्टर जो है नकवी साहब जी। हफीज मेमन साहब है सखर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे प्रोड्यूसर साहब, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं। जी हेलो जी बोले सर, आपको नहीं कह रहा था मैं। जी अब्दुल हफीज मेमन में बात कर रहा हूँ सखर से। जी असल में मुझे बात करनी थी पॉपुलेशन के इशू पे। करें, ठीक है। 16 मई को जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है पाकिस्तान की, उसने पॉपुलेशन अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 24 करोड़ 96 लाख के करीब है, और उसमें सिंध की पॉपुलेशन जो शो की गई थी वो 5 करोड़ 78 लाख सम थाउजेंड। लेकिन जब फाइनल एमकेएम के प्रेशर पे फाइनल रिजल्ट्स आए, अभी जो आए, उसमें सिंध की पॉपुलेशन 5 करोड़ 56 लाख, मतलब ओवरऑल 22 लाख कम की गई। लेकिन उसमें हुआ क्या कि पहले कराची की पॉपुलेशन शो की गई थी 1 करोड़ 90 लाख, लेकिन अब वो हो गई 2 करोड़ 3 लाख। लेकिन बाकी 5 जो डिविजन हैं इधर की, उनमें हर एक में जो पॉपुलेशन है वो कम की गई। भाई ये क्या तरीकेकार है? लैपटॉप थे, हर चीज थी, 16 मई को एक रिजल्ट आता है और जब फाइनल होती है किसी के दबाव पे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ये क्या पाकिस्तान में माजरा है? तो ये कराची जो है, ये कराची सिंध से अलग है क्या? नहीं, ये अलग नहीं है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ एक जगह, बाकी डिविजन्स में रद्द-बदल हुआ या नहीं ये हमें मालूम नहीं है। ये हमारे अगर पूरी पिक्चर आए कि सिर्फ कराची में ये, मेरा ख्याल है कि ये कह रहे हैं, और यकीनन उन्होंने देखा है, अगेन हम कंफर्म नहीं कर सकता, मेरे पास सामने तो नहीं पड़ा हुआ, कि सिर्फ कराची की आबादी में, मतलब चीखों पुकार के बाद, प्रेशर के बाद, जो एक दिन पे कुछ दिखाई थी और फिर उसके 3-4 दिन बाद बढ़ा दी, और अगर बाकियों की नहीं बढ़ाई, जो मेरा ख्याल है कि इनका इशारा वहां ही है, तो फिर नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन फर्ज करें कराची की आबादी उन्होंने बढ़ा के दिखा दी, तो सिंध की आबादी में ही शामिल होगी ना वो बढ़ी हुई आबादी। हाँ, बट आई थिंक हाँ ये तो है, तो उसको इस पिक्चर में भी देखना नहीं, लेकिन अलॉटमेंट किस तरह होती है ना फंड्स की, वो तो एनीवेज एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। बाकी मामला तो सारे जो है दिगर वो है ही, जैसे गैस नहीं आ रही है, बिजली के बिल 20-20 हजार, लेकिन हमारे साथ तो इससे भी ज्यादा खतरनाक एक मसला हो गया है कि ये जो मेडिसिन है, खास तौर पे वो मेडिसिन जो एपिलेप्सी में और ये जो मिर्गी की बीमारी होती है उसमें इस्तेमाल होती है, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जी। एक दवा आती है, नोवाटिक्स वाले बनाते हैं, टेगोरोल जी। आप किसी भी फिजिशियन से मालूम करें जो न्यूरो फिजिशियन हो, वो 80% को टेगोरोल लिख के देते हैं। और मेरी बेटी 8 टेबलेट खाती है सर जी, और वो जो है वो 260 रुपए जिस डब्बी पे लिखा हुआ है, वो मेडिसिन मार्केट में 1500 रुपए की मिलती है जी। अब कंपनी वाले से बात करो तो वो कहते हैं कि वो रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल नहीं है तो सर ये मार्केट में 1500 रुपए की कहाँ से आ जाती है?
अब यकीन जाने मैं आज जो है ना वो मुझे लग रहा था कि मैं कोई कुत्ता हूँ कि जो इधर से उधर मेडिकल स्टोरों पे ढूंढता फिर रहा हूँ। और दूसरी एक टेबलेट होती थी, वो पहले यहाँ बनती थी, तो वो 375 टेबलेट 400 रुपए की आती थी सर, वो भी मिर्गी में इस्तेमाल होती है। फिर बाद में वो बंद कर दी कंपनी ने, फिर टर्की से आने लगी, उसका नाम है इपोनिल्पिन। वो जो है पहले 1500 रुपए की मिल जाती थी, वो एक पैकेट 100 का। अब जो है वो 4500 रुपए में मैंने कल खरीदा है यार एक जगह। तो हमारी तो जो है वो पेंशन सारी की सारी जो है वो मेडिकल में चली जाएगी। अभी हमने जो है बत्ती सब बंद की हुई है, पंखे भी नहीं चल रहे हैं ताकि बिल कम आए। ये जो है वो कम से कम रॉ मटेरियल अगर नहीं मिल रहा है तो वो इनको तो अलाउ करें। जो लाइफ सेविंग ड्रग है सर, ये एक टाइम नहीं लेगी ना तो इसको फिट्स पड़ जाएंगे, जुबान काट लेगी, सर फाड़ लेगी, गिर जाएगी। इसका क्या है, कोई वजीर सेहत है भी तो नहीं है यहाँ इस मुल्क में। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा ना, ये जो अभी थोड़ी बात हो रही थी ना यार, इनको फ्री यूनिट, उनको फ्री यूनिट। बहुत लोग हैं जिनको मेडिकल अलाउंस भी तो मिलती है ना टॉप गवर्नमेंट लेवल्स पर कि ये आपकी इतनी दवात मुफ्त है। ये क्यों, जब ये बकौल इनके कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। इनका गुस्सा 100% दुरुस्त है। हाँ, मेजॉरिटी तो कुत्ता ही बन गई, कुत्ता ही बन गई। वक्फा ले लें। रियाज अरशद साहब हैं लाहौर से। पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। रियाज क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत जी। उल्लामा इकबाल से आज शुरुआत करनी थी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और रियाज साहब कोई ताज़ा शेर तो सुनाइए इकबाल का। ताज़ा नहीं, बस अब जो लिख के रखा होता है वही आपको सुना रही है। सही है, ठीक है। और आप सुनाए ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। वीडियो देखी है वो हमने, वो सारे पाकिस्तान में वायरल हुई है, वो KFC वालों को जो मारा मुरा उन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह कह रहे हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं। हाँ, वो के ही बोल रहे हैं, KFC बोल रहे हैं आपने? के ही की ये बिजली वाले जो आपके बिजली वाले ना, जी के ही वाले नहीं, वो KFC वाली भी वीडियो थी। मैं इनका पहला जो ना माशाल्लाह मारा, कोई बात। और है भी उसमें सारे बुजुर्ग थे, तो बड़ी खुशी हुई कि चले जी उनके अंदर भी ताकत है। तो अब लगता तो हालात कुछ ऐसे ही है कि वो इसी तरफ जाएंगे सारी हर तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो वो ये कि जो पीछे वाला बंदा है ना, यहाँ जब वो जाते हैं ना दुकानदार के पास, तो वो कहता है जी मुझे पीछे से चीज महंगी मिली है। मैंने फिर बड़ा इसके ऊपर मुकम्मल एक डिटेल सर्वे किया, उससे पीछे वाले के पास गया, तो वो कहता है जी मैं क्या करूँ जी, मुझे पीछे से महंगा आया। फिर मैं उससे पीछे जो कोई होलसेलर था उसके पास गया, उसका भी माशाल्लाह काफी बड़ा पेट था, हज भी उसने काफी किए हुए थे, गाड़ी शाड़ी भी ठीक थी। वो कहता जी मेरा कोई कसूर नहीं, वो पीछे से मुझे ऐसे आता है। वो फिर पीछे जाते जाते वो जो खेत होता है उसमें चला गया, वहाँ पे उसके ना पाँव में जूती ना सर पे कोई चीज, गर्मी में बैठा हुआ। मैं कहा यार वो बाबा जी आप तक पहुँच गए हम पीछे आते आते, कि वो पता लगा था कि जी वो पीछे से चीज महंगी मिलती है। तो उसने फिर जो कहा मैं अब फोन पे तो नहीं बता सकता, मुख्तसरन ये था कि वो कहता है जी बस हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो बस वो पीछे वाला बंदा जो साहब अल्लाह करे हम लोगों को इस कौम को मिल जाए कसम से यार, जो सुनते आ रहे हैं कि जी वो पीछे से जो लूटा गया, वाह वाह, रेट ज्यादा है, हमेशा पीछे से ही लूटा जाता है। वाह वाह, हाँ बहुत खूब रियाज साहब। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं यार, ये होता है काम। हाँ, ये होता है काम, जड़ तक पहुंचना। एक मैं आपको एक कहावत सुनाता रहता हूँ बार बार, आपकी बड़ी फेमस, आपको बड़ी अच्छी लगती है वो, The dash gets handed down। याद है ना? तो ये उसके पीछे बांधना कि सिर्फ जड़ थी और मिट्टी थी। अल्टीमेट। रियाज साहब दोबारा भी कॉल करना है यार, मतलब वैसे और ये बहुत खुश कर दिया, अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का अच्छा नमूना है, बल्कि हमारे पास जॉब्स भी हैं। अगर आप मतलब कम तनख्वाह पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको मैं ऑफर कर सकता हूँ। मुबीनुल इस्लाम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब जी। वही मेरी पहले भी बात थी दर्रार खरोड़ साहब, कल आपने एक मसला माहौलियात के ऊपर आपको इंटरव्यू यहाँ पे चला, इत्तेफाक से मैंने आपसे पहले भी कॉल में कहा था, ये बात कनाडा वैसे मैं बराबर में अमेरिका में था, तो एक दोस्त के घर जाना हुआ तो उनके सोलर सिस्टम लगा हुआ था जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया, मैंने कहा क्या क्या होता है, उन्होंने बताया इतने डॉलर का है, बैंक इस पे वो करती है, बहुत मिनिमम के ऊपर वो हमें लोन भी देते हैं और गवर्नमेंट से भी। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये अमेरिका की बात कर रहे हैं?
जी न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में, ठीक है सर। जी जी ठीक है। उसके बाद मैं भी आया, जैसे बिल आए थे उसके बाद दोस्त उड़ गए, हमने भी गए, हमने पता किया कि जो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की आपके, वो तो बेचारे इन्वेस्टिगेशन है कि जितने की अगर आप लगवा भी ले एक दफा तो हमारे पास सारे टैक्सेस ही लगेंगे, और अगर फर्ज करें हमें केसी हमसे वो अगर 50-55 रुपए हमें बेच रही है बिजली, तो हमसे वो 25 या 30 रुपए पे लेगी जी। और ये 20-30 रुपए का फर्क आएगा भाई। जब मुल्क के हालात ये है, फ्यूल का है, एक आदमी अगर लगवा रहा है, उसके बाद जब मैं बैंक के पास गया, बैंक ने कहा हाँ जी अब पिछले वाले दौर में मैं नाम नहीं ले सकता, कासिम के अब्बा के दौर में जो स्टेट बैंक की कोई एक पॉलिसी थी जिसमें आपको सोलर लगवाने के ऊपर काफी कम परसेंटेज के ऊपर लोन मिल जाता था, लेकिन वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल भाई ये इसी तरह सियासी बातें तो आपसे अक्सर होती रहती है, तो मैंने कहा जरा कल ये टॉपिक था, इसके ऊपर अगर कोई करे कि भाई ये क्या है, अगर कोई लगवा रहा है आप उसे सब्सिडीज नहीं देते, लेकिन जिस हिसाब से बिजली ले रहा है वो तो उसको पेमेंट कर देना। सर देखिए ये तो मुबीनो इस्लाम साहब आपने मेरे दिल के बड़ी करीब की बात की है, क्योंकि मैंने भी सोलर लगाया। आप भी विक्टिम है ना? हाँ हाँ, अब आप समझे कि अगर मैं 100 में खरीदता हूँ ना तो मैं 20 में बेचता हूँ। हाँ ऐसे है। और वो 100 की बिजली जो है हमें 200 में दे रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। ये क्या इतना फर्क है, इतना फर्क है। अब मैं करूंगा तो लोग कहेंगे कि यार अब ये आप तुम्हारे घर में सोलर लगा हुआ है तो तुम्हारी ये अपनी जाती इंटरेस्ट की बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप कर सकते हैं, अपनी बिजली खुद पैदा करें या ना करें, सजा तो आपको मिलेगी। सजा तो क्यों किया आपने ऐसा? फैसल हसीन मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। हेलो, सब ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं ये डिबेट है क्या हुआ अभी जो वाक़या हुआ बडग्राम में, इसकी पर बात करना चाह रहा था जी। तो मैं ये कह रहा था कि पता नहीं हम लोग कैसे, मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ तब्दील हो गए, कुछ ज्यादा ही हमारे जहनियत जो है बड़ी अजीब सी कचरा हमारे जहन में या गंद हमारे जहन में भर दिया गया। मतलब पूरा दिन वो कोशिश करते रहे लोग उनको बचाने की, जिस हद तक कर सकते थे किया, उन्होंने वेट भी कम किया, सब कुछ किया। उसके बाद मुकामी लोगों ने और कहाँ से उसको जिप लाइन वाले को ढूंढ के लाए, बड़ी हीरोइक एफर्ट थी और माशाल्लाह सब बच गए। हमने लास्ट ईयर देखा था कि तो एक ऐसे ही एक फ्लैश फ्लड्स आए थे और एक छोटे सा आइलैंड में 5 आदमी खड़े हुए थे, कोई नहीं बचा सका उसको, मर गया था और वो लाइव चला था सारा कुछ टीवी पे। तो 2013 से लेके 2022 तक एक गवर्नमेंट रही, मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये सालों से ये प्रॉब्लम है, कोई उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा, ना कुछ कोई कह रहा है। भाई जो अभी एफर्ट्स हो रही थी उसमें तो तुम अपने हीरो और अपने दुश्मन को मत ढूंढो ना, वो तो सिर्फ दुआ करो कि जो बच्चे वहां पर फंस गए वो बच जाएं। हमारे मुल्क की क्या हालत है, हम क्यों सब कोई क्या अफोर्ड कर सकते हैं क्या नहीं अफोर्ड कर, वो अलग बातें, वो बाद में बहस हो जाएंगी। अभी जो प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व करना है। अगले दिन शाम को 7 बजे BBC वर्ल्ड में रेडियो में 7 बजे की न्यूज होती है उनकी, वो एक स्पेशल प्रोग्राम होता है आउटसाइड रिपोर्टर्स का, 15 से 20 मिनट का उन्होंने ये सेक्शन दिया था। उसी दिन चंद्रयान लैंड हुआ था इंडिया का मून के ऊपर, उन्होंने उसको सेकंड लीड दिया, ये फर्स्ट लीड था। इसके बाद मैं फॉक्स न्यूज और दूसरे और चैनल CNN वगैरह भी देख रहा था, सब में ये न्यूज कवर हुई है। अगले दिन भी, जबकि हमारे यहाँ अगले दिन में वो स्क्रीन पे नहीं थी वो न्यूज। नहीं तो मतलब क्या बन गए हम लोग, कितना एक कल्ट के पीछे दौड़ 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 यार यही बन गया फैसल, क्या बनते यही बन गया फैसल, इंसानियत ही खत्म हो गई हमारे अंदर, बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कुछ लोगों के रवैये से तो लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि शायद कोई ना बचे। मजाक के अलावा मैं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की, मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स की। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ, एक पिछली रोज की हो रही थी, एक बंदा शुरू हो गया, सर SAR में ऐसा नहीं होता, SAR में ये होता है, लोग वसाइल डालते हैं। मैंने कहा एक तो बताया मुझे कि SAR क्या है, इज लाइक सर्च एंड रेस्क्यू। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह की चीज़ में कैसे आप सेव करेंगे ये वो। अच्छा जाहिर है कोई जवाब नहीं। मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो उसने कहा कि जी मैं तो बिल चलाता हूँ। मैंने कहा कोई तजुर्बा है इन चीज़ों का, कोई आपने पढ़ने की कोशिश की? मैंने कहा इस मासवा के आपने एक ये एक्रोनिम सीख लिया है SAR, और ये आप फिर हर जगह फेंक रहे हैं। तो यही है फैसल भाई, हम इंसानियत तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो एक्चुअली ख्याल है कि हम चाह रहे होते हैं कि ये तबाही हो ताकि हम इल्ज़ाम तराशी कर सकें, और इल्ज़ाम यहाँ पर जाता है, बहुत लोगों को जाता है और बड़ी दिहाइयों से जाता है, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की जानों पर भी पॉइंट स्कोरिंग ही करना चाहते हैं। दिस इज हु वी आर नाउ। अच्छा लगे या बुरा लगे। मुल्तान से कौन साहब है? इफ्तिखार, अली इफ्तिखार साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मुझे 2-3
बातें करनी थी। वो एक तो आज मैंने सर्कुलेशन देखी थी, इसकी CEO मैप्को के जो उनकी तरफ से एक लेटर इशू हुआ था कि तमाम सब डिवीजन जो है मैप्को की वो अपने टाइम के ऊपर जो है आपके रीडिंग करें। तो उनसे एक गुजारिश ये करनी थी कि जनाब उनके घर से मतलब उनके हेड ऑफिस से जो मैप्को का है मुल्तान का, उसे 7 किलोमीटर पे सब डिवीजन है गुलगश की। शुरू से ये प्रैक्टिस थी कि जब से ये कैमरे के साथ रीडिंग लेने लगे हैं तो उसके बाद डेट आती थी उसके साथ जिस दिन ले रहे होते थे, तो हमें पता लग जाता था नेक्स्ट में जब डेट ले रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ गया। वो पिछले 1 साल से गायब कर दी। अच्छा, दूसरी सब डिवीजन में उसमें डेट्स आ रही होती हैं बिल्स के ऊपर, इन पे नहीं आती। गुफ्तगू करी तो कहा जी हेड ऑफिस की तरफ से, मैंने खैर परसों किया, नेपरा को भी जाके किया, उन्होंने लेटर लिख के देते हैं, मैंने कोई खैर करा नहीं। आज उनका लेटर सर्कुलेशन देखी तो पता लगा जी हजरत ने ये कहा है, तो जनाब उनसे गुजारिश है कि प्लीज जरा पहले ये तो ठीक कर लें ताकि डेज की जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर सामने आ जाएंगी उन डेट्स के साथ जिस दिन उन्होंने रीडिंग ली। फर्दर ये कि शुक्रिया डार साहब का अदा करना था कि उन्होंने मुझ समीत आप समीत अल्हम्दुलिल्लाह 2.5% जो है हमारी इनकम में से रिडक्शन करके चले गए। वो जब भी माशाल्लाह से आते हैं तो जितने भी सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी वैसी ही आपके डर लगने ले आता है कि अल्लाह खैर करे आगे होगा क्या, ये कटिंग करते चले जाते हैं। और तीसरी बात है कि सर जी अभी देख सकते हैं पिछले दिनों आपने देखा होगा शॉर्टफॉल था आपके खजाने के अंदर टैक्स का, उसमें हमने पिछली दफा भी कॉल की थी, मैंने कहा था देखें स्मगलिंग को कंट्रोल करें। पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्पेशली सबसे ज़्यादा उसका आपके इस रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। उसके ऊपर मैंने खुद देखा डीजी खान तक जो है मुल्तान तक इवन के पेट्रोल्स आता है, लुब्रिकेंट्स आते हैं। और तीसरी चीज़ उसमें जो डेंजरस चीज़ आ रही है वो आ रही है टायर की स्मगलिंग। आप जी टायर स्मगलिंग होती है इसमें, और टायर स्मगलिंग तमाम अपने क्या नाम व्हीकल जो भी हैं उसमें आती है। और स्पेशली जो कार साइजेज है उसमें तो ये हो गया है कि अगर आप सिविक का एक टायर अगर वहाँ से स्मगल होकर आ रहा है तो सिविक के अंदर सिटी प्लस आपके कल्टर्स, वैगनार और मेहरान 5 टायर एक साथ जी 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 एक टायर में 5 टायर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अली साहब सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, हम एक छोटा सा वक्फा लेना है, इसके ऊपर हमने एक बहुत तफसीली शो किया था, आपको याद है एपिसोड की सर्वे पे। एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हमें अगले कॉलर हैं रियाज खान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं अभी मेरा भतीजा को 11-12 बजे का टाइम था, रात को बड़ी तबीयत खराब हुई तो मैं वो नियर हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने लगा। तो मैं मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान के आगे पाकिस्तान सिक्योरिटी पेंटिंग प्रेस है जो बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, उसके पास जो मेन रोड है उस पे जगह जगह मेन हॉल के ढक्कन जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब मुझे तो पता था कि ये यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी मैं आंखें खोल के जा रहा था कि और वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी के बाहर जो है लाइटों का भी कोई इंतजाम नहीं। तो मेरी वहाँ के जो जान मोहम्मद बलोच हैं शायद, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेन हॉल के ढकने और ये लाइटिंग का ये करवा दें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। आए दिन लोग गिरते रहते हैं। दूसरा ये कि मॉडल कॉलोनी का जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पास कि मॉडल कॉलोनी का पुलिस स्टेशन जो है वो मॉडल कॉलोनी से शिफ्ट हो गया है काला बोर्ड किसी और एरिया में। अब काला बोर्ड, अब क्राइम की यह हालत है कि हम लोग अपने घर के पास बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए घबराते हैं। आए दिन चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। तो मॉडल कॉलोनी को आईजी साहब आप हमारे इस थाने को वापस मॉडल कॉलोनी में शिफ्ट कराएं, क्योंकि जब हम फोन करते हैं तो वो मॉडल काला बोर्ड से तकरीबन 3-4 किलोमीटर में जब वो पहुंचती है तो जो होते हैं वो गुजर चुके हुए होते हैं। तो मेरी ये बड़ी रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये कि जो नशे का मनशियात का एक सिस्टम है इस कराची में आ गया है। रोड पे अगर आप गुजरे तो पुलों के नीचे एक पूरी खेमा बस्तियां बनी हुई है, कोई चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं। मैं बड़ा परेशान हूँ, बच्चे मेरे साथ होते हैं तो वो जब उनको देखते हैं तो उन पे क्या असर जाता है। और मेरे ये मुस्तकबिल, मेरे पाकिस्तान का मामार तबाह हो रहा है। खुदा और रसूल के वास्ते कुछ कीजिए, क्योंकि ये नस्ल पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे नौजवानों को। बराए मेहरबानी इसका कीजिए। तीसरा ये कि एक जो है ये जो रोड है हमारी जो सुपर हाईवे की तरफ, इस पे बेवक्त जो है ना बड़े बड़े ट्रेलें, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं सुबह के टाइम पे भी, दोपहर के टाइम पे भी। तो जो टाइमिंग है तो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते हैं। तो भाईजान वो उनको कंट्रोल करें। हम जब बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ते हैं तो बिलीव करें कि बाइक पे हमारी हालत बहुत बुरी होती है। कोई भाई अगर छोड़ता है तो दूसरे भाई कहता है
भाई आराम से जाना, कोई गाड़ी ना मार दे। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो खुदारा हमारा एक बहुत बड़ा दरीना मसला है, जो एक बच्ची को मैं देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनके यहाँ पे एक मैटरनिटी होम है जिसे हमें छोटा सा है, वहाँ पे जब नॉर्मल केस था, लेकिन जब माँ को बड़े ऑपरेशन की जरूरत हुई तो बच्ची तो बच गई, लेकिन माँ की डेथ हो गई। वहाँ अगर बड़ा ऑपरेशन होता तो माँ भी बच जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छे खासे मसाइल जो हैं सामने आ गए हैं। अगर कोई सुन रहा हो तो देखे, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, खतरनाक इशूज़ हैं सारे के सारे। मोहम्मद हारून हैं कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस काम के लिए जो आपने शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मीडिया तक एक रसाई दी है आम पब्लिक बात करने की। सर मैं आपको एक स्कैम, मतलब SECP का एक स्कैम है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। SECP, सिक्योरिटी कमीशन। जी जी, मतलब ये एक बंदा है निहाल खान बलादी के नाम से, और ये अभी जाना जा रहा है, आप फेसबुक पे अगर सर्च करें तो ट्रिपल शाह के नाम से। जी, ट्रिपल शाह। जी, ट्रिपल शाह के नाम से जाना जाता है, और ये 2013 से पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। सरकारी इदारे इसके पीछे जितनी इन्वेस्टिगेशन हमने की है, कोर्ट नैब तक ले गए हम इस बंदे को, सेंट्रल जेल में इसको अभी हमने डलवा दिया है, लेकिन FIA इसकी मदद कर रही है। पुलिस इसकी मतलब इस पे कोई 600 FIR सिर्फ कराची की कटी हुई है। TRO उसका नहीं करवा रहे, पुलिस को पूरी मानत दे रही है। 25,000 बंदा इसने लूटा हुआ है। और क्या तो करता क्या ये लोन्स देता है। जी 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 जी, ये कंपनीज खोलता है एट अ टाइम, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। ये अब फाइनेंसिंग कंपनी आपने सुनी होगी, मेमन मर्चेंडाइज के नाम से, बटेन सन्स के नाम से, IGI के नाम से। ये इस तरह की कंपनीज खोलता है, अपने बंदे बिठाता है और इसको रजिस्टर्ड करवाता है SECP से। 2013 से इसने 2-2 साल तक ये रखता है, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता है, कहते हैं हम प्रॉफिट पे पैसे देंगे, आपको गाड़ी दिलवा के देंगे, आपको घर दिलवा के देंगे। पैसे लेके ले लेता है, रख लेता है। उसके बाद फिर पुलिस की मदद से फरार होता है। FIR कटवाने जाओ तो FIR नहीं कटती। अभी हम इसके मतलब हमारे साथ 25,000 बंदा ऐड है। हमने लास्ट वीक जो है तो गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज भी किया, प्रेस क्लब पे भी किया, कि हमारी बात पहुंची नहीं आला हुकाम तक। आला हुकाम तक हम आपके जरिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आप हाईलाइट करें कि वज़ीर आला साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये इस चीज़ का नोटिस लें। यार जो इतनी आवाम को लूट रहा है, अच्छा मजीद कंपनी खुली जा रही है, SECP इसको सपोर्ट कर रहा है भरपूर। और इस ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। अच्छा, वही है शार्क, लोन शार्क। नहीं, लोन शार्क तो है, लेकिन अगर मतलब वही डबल शाह का बाप है ये। नहीं, जो ट्रिपल शाह कह रहे हैं। हाँ, ट्रिपल शाह कह रहे हैं, तो मतलब जाहिर है उसे एक दर्जा ऊपर का तो है। डबल शाह का फर्क ये था कि डबल शाह ने कोई बिजनेस रजिस्टर तो नहीं कराई ना। मैं इससे इम्प्रेस हुआ, बकौल इनके अगर उस पर 600 FIRs हैं तो यार फिर तो वो डिजर्व करता है ऑपरेट करना इस माशरे में, कि उसके बावजूद भी अगर परसेंटेज ऊपर देता, अगर घूम रहा है बहुत होगा। हाँ, बहुत आधा तो देता होगा। बहरहाल आपकी बात आ गई है सर, और मैं कम से कम SECP तक तो ये पहुंचा सकता हूँ। कुछ हैं वहाँ पे जानने वाले जो बात सुन भी लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहुंचाना मसला नहीं होता, सुनवाना मसला होता है। तुम ये रिकॉर्डिंग सुनवा देना। ये रिकॉर्डिंग तो सुनवाएंगे और लोगों को भी सुनवाएंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद तारिक हैं इस्लामाबाद से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या नतीजा खैरियत से? बस जी जी बिल्कुल सर। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े बेचारे दवाई के लिए परेशान थे और कह रहे थे कि जी हम कुत्ता बन के रह गए हैं। तो इनको याद रखना चाहिए कि ये पूरी कौम जो है वो 1965 में एक सदर, एक जनरल थे जिनको कुत्ता कहा था। उस वक्त फैसला हुआ था कि इस कौम को कुत्ता बना के रखा जाएगा, और अब हम देख रहे हैं और अब ये चीजें नंगी हो गई हैं कि वाकई इस कौम की, इस बंदे की, इस आवाम की कोई हैसियत नहीं है। और जो आदमी इस आवाम के लिए खड़ा होगा उसके लिए अटक जेल है। ये अब कौम याद रख ले, ये अपने हकूक के लिए लड़ेगी
खुद से इसको खड़ा होना पड़ेगा तो ये कुछ कर सकते हैं, वरना फिर यही है कि 9 मई के वाक़े करा के हम आपके साथ करेंगे और जो भी हो सकेगा इस कौम को बर्बाद और ख़राब करने के लिए वो करेंगे। तो बस एक छोटी सी और बात है कि ये जो नारा लगता था ना, कुछ तराना था कि ये हमने दुश्मन के कौम के बच्चों को पढ़ाना है, वो दुश्मन जो है वो चाल पे चला गया है और अभी हम जो है वो इस गलियों में और इस जगह पे जलील और कुत्ते बन के रह रहे हैं। तो खुदा के लिए ताकतवर हल्के कुछ तो इस मुल्क के ऊपर रहम करें, खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ सोच लें। या आवाम इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में शायद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब जो इनके साथ जो होने वाला थोड़े अरसे के बाद और है तो उसके बाद क्या होगा अल्लाह आलम। अब बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको अकल दे दे, शऊर दे दे कि ये लोग इस मुल्क के लिए भी थोड़ा सा सोच रहे। अपने लिए बहुत सोच रहे इन लोगों ने, इन्होंने बहुत फैक्ट्रियाँ, लैंड माफिया सब कुछ करके देख दिया, इस मुल्क के लिए भी कुछ कर लें। ये अस्करी प्लाजे और DH और इनसे निकल के भी सोचें कि और भी दुनिया यहाँ पे है जो रेडियो पे है, जिनके पास बिल के पैसे नहीं है, जो लोग आटे के पैसे नहीं है, उनके लिए तो कुछ सोच लें खुदा के लिए। ओके जी, जाज़ाकल्लाह खैर। जाज़ाकल्लाह। महमूद काज़मी, हाँ महमूद काज़मी है कराची से। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। हेलो हेलो काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। साहब करिए से गुजारिश ही करनी थी, यहाँ पर माफिया तो बहुत सारे हैं, एक माफिया है पानी का जी, उसके सिलसिले में गुजारिश करनी थी। पिछले तकरीबन कोई 4 माह गुजर गए, रोजाना ये होता है कि जी पानी आने वाला है, पानी आने वाला, आता नहीं। टैंकर को मंगाए तो अब वो फौरन आ जाता है, तो टैंकर मंगा कितना मंगाएंगे, उसी सिलसिले में परेशान है, कोई सुनता ही नहीं है। क्या करें, कहाँ जाए, क्या इस सिलसिले में कोई मदद आपकी हासिल हो सकती है? आप क्या पानी किस इलाके की बात हो रही है? किस इलाके जी, किस इलाके की बात हो रही है काज़मी साहब? ये है जनाब स्कीम 33 19A2 ठीक, गुलिस्तान सोसाइटी। ठीक, आप क्या पानी आ नहीं रहा और मजबूरी तौर पे पानी सर से ऊपर आ चुका है, ये भी है ऐसा ही। तो ये तजाद है। वक्त बहरहाल ख़त्म हुआ। रियाज बलोच साहब थे क्वेटा से, लेकिन माजरत उनके साथ इंशाल्लाह फ्राइडे को हो सकता है आपसे बात हो जाए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।